गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग ने क्लास 11th का मोल कंसेप्ट शुरू किया था और मोल कंसेप्ट के बहुत सारे फॉर्मूलेज हमने पढ़े हुए थे और बहुत सारे कंसेप्ट हमने क्लियर किए थे मोल कंसेप्ट के। तो आज हम सारे फॉर्मूले को फॉर्मुलाइज करके उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करके हम सीखते हैं कि एक्चुअल में हम मोल से मास, मास से मोल, मोल से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मोल, इन सबको कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मोल ऑफ एटम दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल्स टू Na एटम और वही उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। या हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एटम इक्वल्स टू मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास। या हम कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 एटम इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। या हम यूं कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल्स टू व्हाट, मोल ऑफ अ कंपाउंड क्या हो सकता है कि मास ऑफ द कंपाउंड अपॉन मोलार मास ऑफ द कंपाउंड। या मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर या Na मॉलिक्यूल्स। या फिर 6.023 into 10^23 दैट्स इट। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। 1 मोल ऑफ एनी गैस, या हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ गैस एट STP, या इसको लिख दें एट STP। एट STP इज इक्वल्स टू कितना, 22.4 लीटर। तो ये वाली चीज अभी हम आगे चल के एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम कैलकुलेशंस करते हैं मोल पे बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दे दिया गया है क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर के एक एटम का मास कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन है कैलकुलेट the mass of an atom of silver। सिल्वर का आपको पता है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 108 ग्राम होता है। कितना, 108 ग्राम। तो अब अगर हम जानते हैं कि अगर एक एटम का मास हमें निकालना है तो एक एटम का मास हम कैसे निकाल सकते हैं। एक एटम का मास निकालने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ कितना, Na एटम। हमें पता है कि 1 मोल, 1 मोल ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू कितना, 108 ग्राम। 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम इज इक्वल टू 108 ग्राम। 1 मोल सिल्वर एटम का मास जो होता है वो होता है 108 ग्राम। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब मास ऑफ Na एटम, यही होता है मास ऑफ Na एटम। मास ऑफ Na एटम ये भी कितना होगा, 108 ग्राम। कितना, 108 ग्राम। कितना हो गया, मास ऑफ Na एटम इज इक्वल टू 108 ग्राम। अब हम इतना पता है कि 108 ग्राम है मास ऑफ Na एटम का, तो मास ऑफ N एटम कितना होगा, मास ऑफ N एटम, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू कितना, यही लिख लेते हैं 108 ग्राम अपॉन Na, यानी 108 अपॉन 6.023 इंटू 10^23। दैट्स इट, इतना ही होगा। इतना क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ग्राम। इतना ग्राम ये आएगा 108 अपॉन 6.023 इंटू 10^23 ग्राम। सो कैलकुलेट कर लेंगे हमें, तो हमें एक एटम ऑफ सिल्वर का मास पता चल जाएगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ, पहली चीज हमें कैलकुलेट करनी है किसकी, कैलकुलेट द मास ऑफ व्हाट, 1 एटम ऑफ कार्बन 14, 1 एटम ऑफ कार्बन 14।
चलिए दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है हमें इसी में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, ठीक। और तीसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसे ही हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है कि 1 एटम ऑफ कार्बन 14 का मास कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन का मास निकाल लेते हैं। कार्बन का मास कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है कि Na एटम का मास कितना होगा, यानी Na एटम का मास ऑफ, क्या लिखें, मास ऑफ Na एटम, या यूं कह लें कि Na एटम का मास, Na एटम कार्बन का मास कितना होगा, Na एटम कार्बन का मास कितना होगा। Na, ये पहला वाला हम करते हैं, Na एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होगा, ये होगा इसका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अब हमें पता है कि इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है, दैट इज व्हाट, 14 ग्राम। ये होता है हमारे पास 14 ग्राम। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 14, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 14 कितना हो जाएगा, दिस 114 अपॉन Na, यानी 14 ग्राम अपॉन Na, यानी हम लिख सकते हैं कि 14 अपॉन 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, किस में आ जाएगा ये, ग्राम। ठीक है, इस तरह से हम पहला वाला कैलकुलेट कर पाएंगे, दैट इज व्हाट, अगर Na एटम का मास कार्बन का पता है हमें कितना है, दैट इज 14 ग्राम, यानी 1 मोल में Na एटम, और 1 मोल में अगर Na एटम, तो Na एटम में कितना है उसका एटॉमिक मास, यानी 14 ग्राम। अब उस 14 ग्राम का मास हमें पता चल गया, तो अब एक एटम का मास तो 14 अपॉन Na, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। चलिए दूसरी चीज अगर हम कैलकुलेट करें इसी में आगे आकर के, दूसरी चीज क्या है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस या N2 गैस का 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 गैस का मास कैसे निकालेंगे। देखें बहुत ही सिंपल सा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 गैस। अब हमें पता है कि 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 क्या, दैट इज व्हाट, Na, या इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 का मास कितना, इतना मॉलिक्यूल का मास कितना, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यही इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी है। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम, तो इसमें कितने नाइट्रोजन एटम है, दो नाइट्रोजन एटम, यानी 14 टू द 28 ग्राम। तो इसमें हम लिख सकते हैं दैट इज व्हाट, 28 ग्राम। कितना सिंपल सा है। अब देखिए इसको आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर इतने मॉलिक्यूल्स में 28 ग्राम है, यानी इतने मॉलिक्यूल्स में 28 ग्राम है, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने होंगे। अब हमें निकालना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 इज इक्वल्स टू कितना, 28 अपॉन Na, या इसी को हम कह सकते हैं 28 अपॉन 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 ग्राम। सीधी सी बात। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकालने के लिए क्या करेंगे। अब हमें पता है कि Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O का वेट कितना है, Na, यानी कह सकते हैं Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इस Na को हम लोग 6.023 इंटू 1023 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू व्हाट, उसी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज व्हाट, 18 ग्राम। अगर ये हमारे पास 18 ग्राम आ गया, तो हम 1 मॉलिक्यूल का कैसे निकालेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 18 अपॉन Na, यानी हम कह सकते हैं कि 18 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना सिंपल और कितना छोटा सा है। चलिए इसी के बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं इसके बाद का, एंड दैट इज व्हाट। आइए देखते हैं एक नया क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेटिंग 0.05 ग्राम। कैलकुलेट क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules in a drop of water, calculate the number of molecules in a drop of water containing 0.05 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 0.05 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है। अब हाइड्रोजन का मास होता है 1 यानी 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हमें पता है कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 ग्राम, यानी 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? एज वी नो दैट 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन Na मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स? Na मॉलिक्यूल्स। 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स? Na मॉलिक्यूल्स। Na मॉलिक्यूल्स मतलब 18 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स में Na मॉलिक्यूल्स। एक मोल वाटर का मास 18 ग्राम, और 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके? Na मॉलिक्यूल्स। Na मॉलिक्यूल्स का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर में। अब हम क्या करेंगे कि अगर 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स तो 0.05 ग्राम में कितने होंगे? तो 0.05 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल्स टू Na अपॉन क्या होगा? Na अपॉन 18 इंटू 0.05 ग्राम। ये आएगा इसका कैलकुलेशन एग्जैक्टली, जो भी इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगा। दैट्स इट। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या होती है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के लिए हमें क्या करना होगा? तो इससे पहले कि हम लोग एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ें, 2-3 क्वेश्चंस इसके छोटे छोटे और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2-3 क्वेश्चन और छोटे छोटे कैसे सॉल्व कर लेते हैं? देखिए, एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। कैलकुलेट करना है हमें इन 3 मोल ऑफ इथेन। कितना? इन 3 मोल ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला हमें पता है C2H6 होता है। 3 मोल ऑफ इथेन दे रखा है। कैलकुलेट क्या क्या करना है? सबसे पहली चीज हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और तीसरी चीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 मोल ऑफ इथेन में कितने मोल ऑफ कार्बन है? अगर हम ये लिख दें C2H6, इसका मतलब क्या है? दैट इज 1 मोल। अगर 1 मोल ऑफ इथेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 मोल ऑफ इथेन में 2 कार्बन एटम्स हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ इथेन में 1 मोल ऑफ C2H6 इज इक्वल्स टू 2 कार्बन एटम्स या 2 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। 1 मोल ऑफ इथेन इक्वल्स टू 2 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन 3 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन 3 मोल्स इज इक्वल्स टू कितना? 3 इंटू 2 यानी 6। दैट इज, ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मुझे पता है कि यहां पे कितने हाइड्रोजन एटम हैं?
6, यानी 1 मोल ऑफ इथेन कंटेनिंग 6 हाइड्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ इथेन इज इक्वल टू 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ इथेन इक्वल टू 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 3 मोल्स इज इक्वल टू 3 इंटू 6 यानी 18। कितना आ गया? 18। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो हम ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ इथेन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 मोल ऑफ इथेन इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ इथेन इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स। अगर 1 मोल ऑफ इथेन में Na मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 मोल ऑफ इथेन में यानी 3 मोल ऑफ इथेन इज इक्वल्स टू 3 इंटू Na यानी मॉलिक्यूल्स। अब हम यह क्या लिख सकते हैं कि 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। दैट्स इट। इतनी सी बात। छोटा सा कैलकुलेशन, बड़ा इजी सा है, बड़ा आराम सा है और बहुत ही आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। कैलकुलेट करना है, इसमें भी क्या क्या कैलकुलेशन करनी है देख लेते हैं। हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में पाए गए हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में है? हम देखते हैं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम निकालना है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड और 1 ग्राम Na। तीसरा है 1 ग्राम लिथियम और चौथा है हमारे पास 1 ग्राम Cl2। ठीक है, इतनी चीजें हैं। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें है? तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा वहीं मोल के पास, फिर वहीं से Na के पास। तो Na के पास जाएंगे और मोल्स के पास जाएंगे, तो मोल से हम लोग Na कैलकुलेट करेंगे और इसकी हेल्प से हम लोग लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे। यानी अब अगर हमें निकालना है कि नंबर ऑफ एटम्स कैन बी कैलकुलेटेड बाई 1 मोल, 1 मोल की हेल्प से नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे कैलकुलेट करने हैं वो हमने अभी अवोगाड्रो नंबर के हेल्प से और मोल्स के हेल्प से और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हेल्प से अभी हमने सीखा है। तो अब आगे हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे कि 1 ग्राम गोल्ड, अब हमें इसका मोलिकुलर मास पता होना चाहिए। 1 ग्राम गोल्ड का मास कितना है, लिथियम का मास कितना है और क्लोरीन का मास कितना है। चलिए, जो गोल्ड का मास होता है दैट इज 197, सोडियम का जो मास होता है दैट इज 23 और लिथियम का जो मास होता है दैट इज 7 और इसका जो मास होता है 35.5 ग्राम। ये होता है 35.5 ग्राम। ठीक है, अब 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 मोल ऑफ गोल्ड का मतलब 197 ग्राम, यानी 197 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। तो 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/197। अब मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको मल्टीप्लाई विद Na, यानी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का मतलब कितना? 1 ग्राम गोल्ड का मतलब निकालना है हमें उसका 1 ग्राम गोल्ड का मास कितना है वो निकालना है। फिर 1 ग्राम सोडियम का मास कितना है वो निकालना है। 1 ग्राम लिथियम का मास कितना है वो निकालना है। और इसी के हेल्प से मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे हम इसके हेल्प से। नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? Na के हेल्प से। ये ग्राम में हमें हमारे पास मास दे रखा है। 1 मोल ऑफ गोल्ड का मास होता है 197 ग्राम। 1 मोल ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू 197 ग्राम। इसको उल्टा लिख लें अगर हम, तो 197 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ गोल्ड। अच्छा, 197 ग्राम में 1 मोल अगर हम उल्टा लिख लें 197 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल।
197 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में इज इक्वल टू 1/197 मोल। अब हमें पता है कि इतने मोल, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स। अगर हमें पता है कि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो इतने मोल में 1/197 इंटू Na, 1/197 इंटू Na, ये हो गया गोल्ड का। इसी तरह से जब हम सोडियम का निकालेंगे, तो सोडियम का निकालने के लिए क्या है कि 23 ग्राम मतलब 1 मोल, या और 1 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना? 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/23 मोल। 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/23 मोल। अब इतने मोल में, एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो इतने मोल में 1/23 इंटू Na, ये मिल गया मुझे। अगला कैलकुलेट करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? थर्ड वन इज लिथियम। तो अब मुझे पता है कि 1 मोल यानी 7 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/7 मोल। अब अगर 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर, तो 1/7 मोल में यानी कितने मॉलिक्यूल्स? 1/7 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। चौथा 35.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/35.5 मोल। 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर यानी Na मॉलिक्यूल्स, तो 1/35.5 मोल में, तो 1/35.5 इंटू Na। अब अगर इससे ध्यान से देखें तो क्या देखने को मिलेगा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम हमें कहां से मिल रहा है? ये है 1/197। नीचे की वैल्यू जितनी ज्यादा, ऊपर की वैल्यू उतनी कम, यानी ये बहुत कम हो जाएगा। 1/23 ये इससे थोड़ा कम है। तो अगर Na सब में कॉमन है, यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे Na तो सब में कॉमन है, तो नीचे की वैल्यू जितनी ज्यादा टोटल वैल्यू उतनी कम। तो अब नीचे की वैल्यू 7 और ऊपर 1 सब जगह है, नीचे की वैल्यू थे, तो सबसे ज्यादा अगर हम डिक्रीजमेंट में चलें तो सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये दूसरे नंबर पे, उससे छोटा ये तीसरे नंबर पे, और उससे भी छोटा ये चौथे नंबर पे। यानी जब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हमें लिथियम के मिलेंगे, सबसे ज्यादा जो पार्टिकल्स होंगे या सबसे ज्यादा एटम्स जो होंगे वो हमें किसके मिलेंगे? लिथियम के मिलेंगे सबसे ज्यादा, मोस्ट। तो इससे हमने सीख लिया कि एलिमेंट्स में उसके कितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स मिल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे इसके, कि कैलकुलेट करना है हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला इज CH4। छोटा सा क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16 ग्राम। चलिए देखते हैं। 16 ग्राम ऑफ मीथेन का मतलब हम क्या कह सकते हैं? 16 ग्राम ऑफ मीथेन का मतलब होता है 1 मोल ऑफ मीथेन, यानी इसी को हम कह सकते हैं कि Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, या इसी को हम कह सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। चलिए, तो अगर 16 ग्राम में 1 मोल ऑफ मीथेन, या 16 ग्राम में Na मॉलिक्यूल्स, अगर 16 ग्राम में Na मॉलिक्यूल्स हैं तो 1.6 ग्राम में कितने होंगे? 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू, अगर 16 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स, तो 1.6 ग्राम में कैसे निकालेंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन
क्या कर रहे हैं 1.6, दैट्स इट। ग्राम ऑफ मीथेन, 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए, यानी 12 इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन के प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, यानी 1 into 4, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16। तो यानी हमें यह पता है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन में 16 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 मोल ऑफ मीथेन मतलब 16 ग्राम ऑफ मीथेन, और 16 ग्राम ऑफ मीथेन में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हमें 1.6 ग्राम में निकालना हो तो 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन मतलब Na मॉलिक्यूल्स, यानी 6.023 इंटू 10 to the power 23 ग्राम इंटू 1.6 अपॉन टोटल इलेक्ट्रॉन दैट इज 16, यानी यहां पे हमें मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे। ये हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन का मोल 1 मोल, और उसमें मॉलिक्यूल्स इतने मॉलिक्यूल्स। तो अब हमें 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन के टोटल मॉलिक्यूल्स निकला है। ये क्या निकला है मेरे पास मॉलिक्यूल्स, ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स निकला है। तो अगर ये मेरे पास मॉलिक्यूल निकला है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन्स। यानी हम ये कह सकते हैं कैसे कि 12 प्लस 4 into 1 इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 मोल में इतने हैं, 1 मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर वाला मॉलिक्यूल, तो अब 1.6 ग्राम का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स। तो अगर एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन 16, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे। तो इतने मॉलिक्यूल में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू, ये क्या करेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हटाएं तो यहां पे आ जाएगा 10, तो ये और ये कट गया। अब ये और ये कट गया तो ये आ गया टोटल 6.023 इंटू 10 to the power 22, ये मॉलिक्यूल आ गया टोटल इसके। ठीक, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन इज इक्वल टू क्या करेंगे, सीधे 6.023 इंटू 10 to the power 22 इंटू क्या करेंगे, सॉरी, कार्बन का जो मास है वो होता है 12 ग्राम, लेकिन कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज 6। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 प्लस 4 यानी 10 इलेक्ट्रॉन। ये कितने हैं टोटल 10 इलेक्ट्रॉन ने मास लिख दिया था। ये टोटल इलेक्ट्रॉन होता है हो गए हमारे पास कितने 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है मीथेन के, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे 6.023 इंटू 10 to the power 22 इंटू 10, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। इस तरह से हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया हमने बहुत ही आसानी से। अब हम इसके बाद कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट एवोगाड्रो हाइपोथेसिस सीखेंगे। क्या मतलब है एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस का, एवोगाड्रो नंबर यानी 6.023 इंटू 10 to the power 23 का मतलब हमने जानना है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या है। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस 1 ग्राम मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर, यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम मोल का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर। किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम मोल का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.023 इंटू 10 to the power 23। इसको हम एक एग्जांपल से के साथ समझते हैं कि अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या है कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ये पहली बात तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि 44 ग्राम
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी बात क्या समझ रहे हैं हम कि यही 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है 1 ग्राम मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम ये लिख सकते हैं कि 1 ग्राम मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और यही चीज क्या हो सकती है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और यही चीज और क्या हो सकती है, यही चीज हो सकती है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, Na मॉलिक्यूल्स, यानी 6.023 इंटू 10 to the power 23 molecules of what? Molecules of कार्बन डाइऑक्साइड। यही इसका टोटल मतलब है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से हम क्या समझते हैं कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी यही है 1 ग्राम मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यही है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यही है Na मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम एक आइडियल गैस इक्वेशन ले लें, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन होता है हमारे पास, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ये होता है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। हालांकि ये वाला चीज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी हम लोग उधर जाकर के स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट और गैस स्टेट में पढ़ेंगे भी। उधर जाकर के स्टेट्स ऑफ मैटर में हम इसे फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल बहरहाल यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। पी मतलब पी इज इक्वल्स टू प्रेशर, ये होता है प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक। गैसेस के लिए है तो गैसेस के लिए लिखेंगे प्रेशर ऑफ द गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। एन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, आर का मतलब क्या होता है। अब जो वॉल्यूम आ गया है हमारे पास, तो वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। प्रेशर, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमारे पास कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब जो होता है दैट इज 1.01305 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। या हम यूं कह लें कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है 1.013 बार। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की, तो दैट इज व्हाट, 1 क्यूबिक मीटर, यानी यही मतलब होता है 1000 लीटर, यानी इसी को हम कह सकते हैं कि 1000 डेसीमीटर क्यूब। यानी 1 लीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब। अब हम 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी 1000 ml, यानी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर कह सकते हैं इसको हम। ये हमारे पास कुछ वॉल्यूम की यूनिट्स आ गई, इनको हमें याद करना है और इनको आगे कैलकुलेशन में यूज भी करना है। अब हम टेम्परेचर की बात करें तो T फॉर टेम्परेचर लिखेंगे हम। टेम्परेचर के लिए क्या कर सकते हैं, अगर T केल्विन में है तब तो ठीक है, और अगर T डिग्री सेंटीग्रेड में है तो सबसे पहले हम इसे 273 ऐड करके उसे हम केल्विन में चेंज करेंगे। ये 273, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास बचा R की वैल्यू। अब R की वैल्यू क्या है वो हम देखते हैं। R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी होती है, तो देखते हैं R क्या है। ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। और R की एक फिक्स्ड वैल्यू भी होती है, और वैल्यू क्या है 0.0821, दैट इज द फिक्स्ड वैल्यू फॉर दिस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम है हम इसके हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यानी वी इज इक्वल टू हो जाएगा एनआरटी अपॉन पी। ये टोटल कैलकुलेट करने के बाद, ये वैल्यूज पुट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यूज आएगी वो आती है हमारे पास 22.4 लीटर, या इसी को हम कहते हैं 22,400
ml। तो 0.0821 एटमॉस्फेरिक लीटर पर केल्विन पर मोल। यानी अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो हमें प्रेशर लेना होगा एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लेना होगा लीटर में, टेम्परेचर लेना होगा केल्विन में, और 1 मोल यानी मोल तो m की वैल्यू मोल में ही होती है। और ये टोटल वैल्यू आ गई हमारी जो फिक्स्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो इसके हेल्प से हम 1 मोल ऑफ गैस, तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के हेल्प से हमें इतना पता चलता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस जो ऑक्युपाई करेगी वो हमेशा कितनी करेगी, 22.4 लीटर। दैट्स इट। यानी हम कह सकते हैं कि फॉर एनी आइडियल गैस, अगर हम ये कहना चाहें फॉर एनी आइडियल गैस, तो हम दैट जैसे फॉर एनी आइडियल गैस, फॉर एनी आइडियल गैस हम क्या कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाई 22.4 लीटर या 22,400 ml। दैट्स इट। यानी अगर हम ये कहें कि 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस का मतलब क्या है, यानी इसका टोटल मास कितना है, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, यानी 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। दैट्स इट। अगर हम पूछें कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ गैसेस के लिए ही वैलिड हैं, सॉलिड और लिक्विड के लिए वैलिड बिल्कुल नहीं है। ये दीज आर ओनली वैलिड फॉर गैसेस ओनली। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का मतलब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी यही हो सकता है 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट व्हाट, एसटीपी। ये क्या है, एट एसटीपी। यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। और जो एसटीपी है, एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हम लोग क्या लेते हैं, वही 273 केल्विन इज द टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर। ठीक है। तो अब हम क्या यहां से क्या सीख पाते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस को अगर हम मल्टीप्लाई करें इनटू 22.4 लीटर से, तो ये कितना आएगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। ये निकल के नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। तो अभी तक हमने यहां तक सीखा, और आगे की क्लासेस में हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन भी आगे सीखेंगे। तो इसके हेल्प से हम लोगों ने यहां तक आज डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके थोड़े बहुत एप्लीकेशन देखेंगे, और इसके आगे हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।